हिंदी सिनेमा मूवीज पेश करते हैं अनब्रोकन। ये मूवी लुइस ज़ैम्पेरिनी के जीवन के ऊपर बनाई गई है। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर हमला करने जा रहे थे और तभी उन पर नीचे से हमला होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सोल्जर किसी तरह से बचकर अपने टारगेट पर बॉम्ब को गिरा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और अब हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है लुइस। वो बहुत से बुरे काम करता है, जैसे शराब पीना, चोरी करना, सिगरेट पीना और काफ़ी सारे नशे करना। और जब इसके माँ बाप को इसके बारे में पता चलता है तो इसकी बहुत ही पिटाई होती है, लेकिन लुइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से उन्हीं कामों को शुरू कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लुइस का बड़ा भाई पीट उससे काफ़ी अलग होता है। एक दिन लुइस एक ग्राउंड में शराब पी रहा था और उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। तभी लुइस उनसे बचकर वहां से भागना शुरू कर देता है और तभी वहां पर पीट उसे भागते हुए देख लेता है। वो लुइस को इतनी तेज भागता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि पीट लुइस के पास जाता है और उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। वो उसे समझाता है और कहता है कि तुम एक अच्छे रनर बन सकते हो, तुम बहुत तेज भागते हो। लेकिन वहीं लुइस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मेरी तरह भाग सकते हैं, और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और पीट उसका हौसला बढ़ाता है और उसे समझाता है कि तुम भविष्य में एक अच्छे रनर बन सकते हो और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसके बाद पीट अपने भाई लुइस की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है। और अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लुइस के स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें लुइस भी हिस्सा लेता है, जिसमें वो जानबूझकर धीरे दौड़ता है और वो चाहता था कि वो रेस को ना जीते और उसे रेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि लुइस का भाई उसे बोलता है, अरे बेवकूफ, थोड़ी तेज दौड़ो। और इस बात को सुनकर लुइस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो काफी तेज रफ्तार में भागना शुरू कर देता है। और ये देखकर उसके कोच भी हैरान हो जाते हैं और इतनी तेज भागने की वजह से वो रेस को जीत जाता है। और अब हम देखते हैं कि पीट साइकिल पर है और लुइस भाग रहा है और भागते भागते लुइस अब बड़ा हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि लुइस एक और रेस में हिस्सा लेता है और जो इस रेस को जीतेगा वो सीधे ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा। और अब रेस शुरू हो जाती है। लुइस अपनी पूरी जान लगा देता है और काफी तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसका एक साथी उसे गिराने की कोशिश करता है और इस बात को लुइस देख लेता है और वो साइड हटकर और तेज भागना शुरू कर देता है और सभी को पीछे करके इस रेस को जीत जाता है। ये देखकर लुइस के माता पिता और उसका भाई काफी खुश होते हैं। और लुइस इतनी तेज दौड़ता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बना लेता है, 4 मिनट 1 सेकंड का, और इतनी तेज कोई भी आज तक नहीं दौड़ा था। और अब हम देखते हैं कि उसका ओलंपिक में सिलेक्शन भी हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि लुइस ओलंपिक्स के लिए ट्रेन से जा रहा होता है और अपने भाई से कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वहीं पीट मजाक में कह देता है कि तुम वहां जाकर जीतने वाले तो हो नहीं, तो तुम्हारी हार मैं क्यों देखूं, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ। लुइस कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं पक्का वादा करता हूं कि अगले ओलंपिक्स में मैं ही जीतूंगा। ये बोलकर वो ट्रेन में बैठ जाता है और जाते जाते उसका भाई उससे कहता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अपने आप पर विश्वास रखना और कभी भी हिम्मत मत हारना। और अब हम देखते हैं कि लुइस ट्रेन में बैठकर ओलंपिक के लिए निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि लुइस की रेस शुरू हो जाती है और लुइस रेस में काफी पीछे होता है। इस रेस की कमेंट्री को लुइस के माता पिता रेडियो पर सुन रहे होते हैं और वो काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी जब रेस का लास्ट लैप शुरू होता है तब लुइस को अपने भाई की बात याद आती है कि कभी भी हिम्मत मत हारना। लुइस इतनी तेज भागता है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाता है। वो इस लास्ट लैप को सिर्फ 56 सेकंड में पूरा कर देता है और ये हुआ था 1936 के ओलंपिक्स में। और ये देखकर पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंजने लगता है और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब लुइस के माता पिता और भाई इस खबर को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब लुइस का नया टारगेट है 1940 में होने वाला ओलंपिक्स, जो कि टोक्यो में होने वाला है, जिसमें उसने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का सपना देखा होता है। लेकिन ये सपना लुइस के लिए सपना ही रह जाता है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और जिस वजह से 1940 का टोक्यो ओलंपिक कैंसिल हो जाता है। और अब हम देखते हैं 1943 में, जहां पर हम देखते हैं कि लुइस अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गया है और लुइस के साथ 2 लोग और होते हैं और उनका टारगेट होता है जापान का एक कैंप। वो इस मिशन में कामयाब भी होते हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जंग से वापस आते वक्त उनका जहाज हमले की वजह से काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और उनके एक साथी भी घायल हो जाता है और इस वजह से उन्हें अब लैंडिंग करनी होगी।
लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। पायलट पूरी कोशिश करता है और प्लेन का एक टायर भी फट जाता है, लेकिन पायलट जैसे तैसे करके प्लेन को लैंड करा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अभी भी रनिंग कर रहा है और उसका दोस्त उसके साथ चल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि लुइस के कुछ और दोस्त भी उसके पास आ रहे होते हैं और उसका एक साथी लुइस से कहता है कि अभी अभी एक ऑर्डर आया है, हमें कुछ लोगों को ढूंढने के लिए समुद्र में जाना है जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। और अब हम देखते हैं कि ये लोग अपने उसी प्लेन को लेकर हवा में उड़ान भर देते हैं, लेकिन ये प्लेन पहले से ही डैमेज था। और अब हम देखते हैं कि इसका एक इंजन भी काम करना बंद कर देता है और प्लेन में आग लग जाती है और देखते ही देखते दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है और अब इनका प्लेन बुरी तरह समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है, जिसमें लुइस और उसके 2 साथियों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। और वो लोग जैसे तैसे कोशिश करके एक एयरबोट को लेकर प्लेन में से बाहर निकलते हैं और अपनी जान किसी तरह से बचाते हैं। जो लुइस के साथ बचे थे उनके नाम है मैक और फिल। और अब वो लोग 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं और उनके पास खाने के लिए चॉकलेट्स और पीने के लिए थोड़ा सा पानी होता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि चॉकलेट का एक टुकड़ा सुबह और एक टुकड़ा शाम को खाएंगे और पानी 2 घूंट से ज्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। लुइस ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें ढूंढने के लिए कौन कब आएगा। और अब ये तीनों समुद्र के बीचों बीच होते हैं और ये लोग जहां भी नजर घुमाते हैं वहां सिर्फ पानी ही होता है। वो पूरी रात इसी बोट पर गुजार देते हैं, पर अगली सुबह उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और लुइस फ्लेयर गन को चलाता है, लेकिन वो प्लेन उन लोगों को बिना देखे वहां से चला जाता है, जिससे इनकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। और अब लुइस चॉकलेट के पैकेट को देखता है जो पूरी तरह से खाली होता है। और अब लुइस अपने साथी मैक पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि उसने एक ही बार में पूरा पैकेट खत्म कर दिया था। लुइस मैक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैक लुइस से कहता है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। लुइस मैक से कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब हमें नहीं पता कि हमें लेने कौन कब आएगा। और अब हम देखते हैं कि इन लोगों को इस बोट पर रहते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। और 3 दिन से भूखे प्यासे रहने का असर इन लोगों के चेहरे पर दिख जाता है। वो भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें आकर बचा ले। तभी भगवान उनकी सुन लेता है। उन्हें कोई बचाने तो नहीं आता, लेकिन उनकी भूख का इलाज हो जाता है। उनके पास एक बड़ा सा पंछी आकर बैठता है और लुइस अपने साथी को देखता है और उससे कहता है कि अगर हमें अपनी भूख को मिटाना है तो हमें इस पंछी को पकड़ना होगा। तभी मैक और लुइस इस पंछी को पकड़ लेते हैं और इसको खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग उल्टी कर देते हैं क्योंकि ये कच्चा मीट होता है। और तभी फिल लुइस से कहता है क्यों ना हम मछलियों को पकड़ कर खाएं, और अब तो हम लोगों के पास चारा भी है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके मछलियों को पकड़ते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। इन लोगों के पास अच्छा खाना तो नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए इन लोगों को काम चलाना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि उसी रात समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती है, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और अगले ही पल वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और अब वो लोग इतने दिनों बाद पानी को पीते हैं और इन सब की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और अब 27 दिन बाद इन लोगों को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर आसमान में एक और प्लेन आया होता है और वो लोग उसे इशारा करते हैं और लुइस फिर से फ्लेयर गन को छोड़ता है, लेकिन ये प्लेन अमेरिका का नहीं जापान का है, और जिस वजह से ये प्लेन उनकी जान बचाने की बजाय उन्हीं पर ही हमला कर देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन ये जापानी फाइटर प्लेन लगातार गोलियों को चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बोट में छेद हो जाता है और अब इनके पास एक ही बोट बचती है। और इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। अब इन्हें समुद्र में पूरे 45 दिन हो चुके थे। कोई भी इंसान 45 दिनों तक बिना खाए पिए नहीं रह सकता, और इसीलिए ज्यादा कमजोरी हो जाने की वजह से मैक की मौत हो जाती है। लुइस और फिल काफी उदास होते हैं और वो लोग मैक को समुद्र में छोड़ देते हैं और अब ये दोनों भी अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और कुछ दिन बीतने के बाद इन लोगों को कड़ी धूप में एक छाया दिखती है, और ये छाया और किसी की नहीं, एक जापानीज शिप की होती है। और अब हम देखते हैं कि जापान के सैनिक इन्हें पकड़ लेते हैं और एक कैंप में लेके जाते हैं, जो कि जंगल के बीच में होता है। वहां का हेड लुइस को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें लुइस की ओलंपिक वाली फोटो थी। वर्ल्ड वॉर 2 में
अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा है और इसी वजह से लुइस जो कि अमेरिकन है वो इन लोगों का दुश्मन है। और अब हम देखते हैं कि ये लोग लुइस को और फिल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और इन्हें काफी ज्यादा मारते हैं। और अब हम देखते हैं कि लुइस और फिल को कपड़े उतारकर घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और लुइस से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो रोने लगता है। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों को कुछ दिनों बाद एक दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर काफी सारे अमेरिकन को कैदी बनाकर रखा गया है। कैंप का जो इंचार्ज होता है उसका नाम होता है बतनामी, जो अमेरिकन से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो इन सभी लोगों से कहता है कि तुम सब अमेरिकन हो और अमेरिकन हमारा दुश्मन है। और तभी हम देखते हैं कि लुइस उसी की तरफ देख रहा होता है। सभी लोग अपनी नजरों को झुकाकर खड़े थे लेकिन लुइस उसी को देख रहा होता है और बतनामी इस बात को नोटिस कर लेता है और बतनामी उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है तो बतनामी अपने डंडे से उसे मारता है और लुइस से कहता है कि मेरी तरफ आंख उठाकर कभी मत देखना। और अब हमें पता चलता है कि ये कोई आम कैंप नहीं है, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। और अब हम देखते हैं इन सभी कैदियों को सोने के लिए एक जगह पर लाया जाता है और ये जगह इतनी छोटी होती है कि वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं रह सकता, लेकिन ये लोग मजबूर हैं इसीलिए ये सभी कैदी वहीं सो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगली सुबह बतनामी इन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से एक कुक है और एक अच्छा रनर है। और बतनामी इनसे पूछता है कि तुम लोगों में से रनर कौन है, तो लुइस अपना हाथ उठाता है और बतनामी अपने एक आदमी से उससे रेस लगवाता है। और हम देखते हैं कि लुइस जो कि पहले से ही कमजोर है, काफी ज्यादा थका हुआ है, वो इस रेस को हार जाता है और वो पहले ही गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं बतनामी लुइस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम ओलंपिक्स कभी नहीं जीत सकते, तुम ओलंपिक में जाने के लायक भी नहीं हो। और वो उसी हालत में उसे मारना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि बतनामी ने लुइस को ही अपना टारगेट बना लिया था, वो उसी से ही अपनी सारी दुश्मनी निकाल रहा था। और हम देखते हैं कि इनमें से कुछ सैनिक भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। और जब इस बात के बारे में बतनामी को पता चलता है तो वो इन लोगों को बहुत मारता है। और हम देखते हैं कि एक दिन फिल और लुइस आपस में बात कर रहे होते हैं। वो समुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अमेरिकन प्लेन अब काफी नजदीक आ चुके हैं, वो यहाँ पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं। और बतनामी ने बात करते हुए देख लेता है। और अब हम देखते हैं कि बतनामी ने आधी रात को उठाकर बेल्ट से मारता है। और अब कुछ दिन बीतने के बाद जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं, वो लुइस को बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुम मर चुके हो, क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहोगे कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो लुइस इनकी ये बात मान लेता है और रेडियो में जाकर अपना जिंदा होने का सबूत देता है। वो 2 साल बाद अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है। वो अपने परिवार से कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जापान के एक ट्रेनिंग कैंप में हूँ। और वो झूठ बोलता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो अपने डैड से कहता है कि डैड आप बंदूक को तैयार रखिएगा, जब मैं वापस आऊँगा तो हम लोग शिकार पर चलेंगे। और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आपके खाने को बहुत मिस करता हूँ। और लास्ट में वो अपनी माँ को मैरी क्रिसमस बोलकर रोने लगता है। और जब इस खबर के बारे में लुइस के पेरेंट्स को पता चलता है तो वो लोग काफी रोते हैं, उन लोगों को बहुत अफसोस होता है और वो लोग अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। और अब हम देखते हैं कि कुछ जापानीज ऑफिसर लुइस को एक पेपर देते हैं, वो लुइस को इस पर साइन करने के लिए कहते हैं। और वो लुइस से कहते हैं कि इस पेपर पर जो भी लिखा है वो तुम्हें रेडियो पर जाकर बोलना है। दरअसल इस पेपर पर अमेरिका के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें लिखी होती हैं। और इस पेपर को पढ़ने के बाद लुइस साइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने देश को धोखा नहीं देना चाहता। वो ऑफिसर्स लुइस से कहते हैं कि अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम भी उन अमेरिकन ऑफिसर्स की तरह आराम से जिंदगी जी सकते हो। लेकिन लुइस ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद उसे वापस उसी कैंप में भेज दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि बतनामी इस कैंप में लुइस का स्वागत करता है और उससे कहता है कि मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम मेरी ही तरह मजबूत हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि तुम एक अमेरिकन हो और मुझे अमेरिकन लोगों से नफरत है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही कमी है, तुम किसी भी बात को नहीं मानते, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी बात को कैसे मनवाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बतनामी एक जगह पर लुइस को खड़ा करता है और बाकी सभी कैदियों से कहता है कि सभी लोग एक एक करके लुइस को एक एक पंच मारेंगे, लेकिन अमेरिकन कैदी उसे मारने से मना कर देते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि वियतनामी फिल को लेकर आता है, जिसको इन्होंने मार मार कर जख्मी कर दिया था। और तभी वियतनामी इन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुमने लुइस को पंच मारना शुरू नहीं किया तो मैं फिल को इतना मारूंगा कि वो मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस सभी लोगों से कहता है कि मुझे आकर मारो, और हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके लुइस को पंच मारना शुरू कर देते हैं। और इतने सारे लोगों की मार खाकर लुइस अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को मरने से बचा लेता है। और अब कुछ दिनों बाद बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और ठंड का मौसम आ जाता है, और हम देखते हैं कि सारे कैदी इकट्ठा होकर एक कॉमेडी शो करते हैं, जिससे वो थोड़ा सा हंस सकें और अपने दर्द को भुला सकें। तभी हम देखते हैं कि वियतनामी लुइस के पास आकर बैठ जाता है और लुइस से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। लुइस मनी मन खुश हो जाता है क्योंकि अब वियतनामी यहाँ से जा रहा है। और उसके जाने के बाद कैंप में बमबारी शुरू हो जाती है और बहुत सारे जापानीज सैनिक मारे जाते हैं, और ये जगह भी अब रहने लायक नहीं थी। और अब इसी वजह से इन सभी कैदियों को एक दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं कि यहाँ का इंचार्ज आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वियतनामी ही होता है। और उसे देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाता है और वो गिरने लगता है, और लुइस के साथ ही उसे गिरने से बचा लेता है। और अब लुइस समझ गया था कि ये ऑफिसर अब इसे जीने नहीं देगा। और अब हम इस जगह को देखते हैं जो कि पिछले वाले कैंप से काफी ज्यादा बदतर होती है। यहाँ पर जो भी कैदी पहले से मौजूद थे वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों से काम कराया जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि एक कैदी ऊपर से गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और कुछ दिन बाद जब लुइस काम कर रहा होता है तो एक जापानीज सैनिक उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाता है और उसके पैर में चोट आती है। लेकिन गिरने के बाद भी लुइस हिम्मत नहीं हारता, वो फिर से उठता है और काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कब तक कोई भी बिना खाए पिए काम कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि एक दिन लुइस काम करते हुए थक जाता है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, और उसे आराम करता देख एक सैनिक लुइस को वियतनामी के पास ले जाता है और उससे कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। और अब इस मूवी का वो सबसे दर्दनाक सीन आता है, जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू निकल जाएंगे। वियतनामी लुइस से कहता है कि इस भारी लकड़ी को उठाओ। लुइस इस हालत में नहीं होता कि वो इस लकड़ी को उठा पाए, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे उठा देता है। और ऑफिसर लुइस से कहता है कि इस लकड़ी को अपने सर के ऊपर करो, और लुइस ये भी कर लेता है। और वियतनामी अपने ऑफिसर से कहता है कि अगर लुइस ने इस लकड़ी को नीचे किया तो तुम इसे गोली मार देना। थोड़ी देर हो जाती है और अब ये लकड़ी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, जिसे देखकर हर तरफ सन्नाटा छा जाता है कि अब आगे क्या होगा। सभी लोग काम छोड़कर लुइस को देखने लगते हैं, और वो सभी लोग ये सोच रहे थे क्या ये जापानीज सैनिक लुइस को मार देंगे। और सारे सोल्जर्स भी लुइस की तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी लुइस को अपने भाई की कही हुई बात याद आती है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास मत खोना। लुइस भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। और कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाता है और उस लकड़ी को अपने सर से ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद लुइस अपनी जोश भरी आंखों से वियतनामी को घूरने लगता है, और वियतनामी से ये बर्दाश्त नहीं होता। वियतनामी लुइस से बार बार कहता है कि मुझे घूरना बंद करो, लेकिन लुइस नहीं रुकता। लेकिन आखिर में वियतनामी भागते हुए लुइस के पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। और वियतनामी उसे मारते ही जा रहा था, लेकिन फिर भी लुइस उसे ही देखता जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि लुइस को अपनी ट्रेनिंग, अपनी फैमिली, अपना भाई, ये सब याद आने लगते हैं। उसे अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में याद आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वियतनामी भी उसे मारते मारते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। अब लुइस के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर सोने जा सके। वो पूरी रात वहीं पड़ा रहता है और सुबह हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद सभी कैदियों को एक साथ खड़ा किया जाता है, और जापानीज सोल्जर उससे कहता है कि हमारे देश के भविष्य के लिए तुम सभी को नहाने का मौका दिया जा रहा है। और अब इन सभी लोगों को लगता है कि इन्हें मार दिया जाएगा। वो सभी लोग नदी में नहाने लगते हैं, और तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है। और जब ये प्लेन करीब आता है तो सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं, क्योंकि वो प्लेन अमेरिकन था। और अब क्योंकि अमेरिकन प्लेन जापान में उड़ रहा है तो इसका मतलब अब जंग खत्म हो चुकी है और वो सभी लोग आज़ाद हैं। और ये देखने के बाद सभी कैदी झूम उठते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद वो आज़ाद हुए थे। और अब ये प्लेन्स नीचे ड्रॉप गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें खाने पीने का सामान होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लुइस अभी भी सोच में होता है कि वियतनामी उससे इतनी नफरत क्यों करता था,
वो जाने से पहले वतनाबी के कैबिन में जाता है और उसे वहाँ पर वतनाबी नहीं मिलता क्योंकि वो यहाँ से पहले ही जा चुका है। लुइस वहीं बैठ जाता है और उसके बचपन की फोटो को देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लुइस अपने देश जा चुका है। वो प्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमता है और फिर अपने परिवार को गले लगाकर रोने लगता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी के आखिर में हमें लुइस ज़ैम्पेरिनी की असली फोटो दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है 1947 में उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। और हमने इस कहानी में लुइस के एक दोस्त फिल को देखा था, वो भी बच गया और उन्होंने भी शादी कर ली थी। और वतनाबी, जिसे द बर्ड का टाइटल दिया गया था, वो काफ़ी सालों तक छुपा रहा और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। और अब कुछ सालों बाद लुइस फिर से जापान गया वतनाबी से मिलने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मिला। आखिरकार लुइस ने ओलंपिक्स में दौड़ने का अपना सपना पूरा किया, वो भी 80 साल की उम्र में। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।